यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर PT365 मैगजीन है, इसको यहाँ पर देखेंगे। इसमें हम लोग पार्ट 2 तक कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में टॉपिक जो 1 है, ठीक है, टॉपिक 1 यहाँ से ये पूरा हो चुका है, राइट। टॉपिक 2 को हम लोग ने अभी आधा किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको हम लोग आधा यहाँ पर कर पाए थे। जो बचा हुआ टॉपिक है यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टॉपिक बचने के बाद, ये खत्म होने के बाद टॉपिक नंबर 3 पर आ जाएंगे, ठीक है, जो आपका पोल्यूशन या प्रदूषण है, ठीक है। और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा हो पाएगा तो ठीक है, वरना इसको आधा कराएंगे, फिर कल चौथे के साथ इसको पूरा करेंगे, है ना। जैसे 3 ये है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। चौथा टॉपिक यहाँ पर क्या है, चौथा टॉपिक भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देखो इस बार इन्वायरमेंट की न्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी न्यूज़ यहाँ पर है, तो इस वजह से थोड़ा इन्वायरमेंट के यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा दे रखे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं लेकर के 2 टॉपिक को लेकर के मैच करेंगे एक साथ, है ना। तो आते हैं यहाँ से, कोशिश करेंगे कि 5 से 6 पार्ट में इसको कवर करा दूँ पूरी मैगजीन। तीसरा पार्ट अभी हम लोग का चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। जो 2 टॉपिक यहाँ से दूसरे टॉपिक में जो बची थी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, और तीसरे टॉपिक से भी बाद में कवर करेंगे इसी में आगे चल के। तो आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ से। हम लोग को आज कराना है 2.2.5 से, है ना। 2.2.5 किधर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये रहा। यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इतना करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, फिर इसके बाद पोल्यूशन आएगा। पोल्यूशन को कुछ टॉपिक यहाँ से देखेंगे, जितने कोशिश करेंगे अगर पूरे हो जाएंगे तो पूरे करूँगा। अगर थोड़ा सा देखो 1.5 घंटे तक मैं जितना, या घंटे 25 मिनट 20 मिनट में जितना होगा उतना मैं आपको यहाँ से कवर करूँगा, ठीक है। आते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2.2.5 से क्लिक करते हैं यहाँ पर इसको। यहाँ पर टॉपिक आ गया 2.2.5। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। देखो यहाँ पर जो ओजोन को यहाँ पर परत को क्षय करने वाले पदार्थों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उसकी 37वीं यहाँ पर पक्षकार बैठक हुई थी। तो यहाँ पर मॉप जो 37 इसमें संपन्न थी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और HFC की यहाँ पर रिपोर्टिंग भी इसमें दी गई थी। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हस्ताक्षर किस कब हुआ था, 1987 में प्रभाव में आया था। कब, 1989 में। भारत ने अनुमोदन इसका किया था 1992 में। आपसे सीधे सवाल लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसका हस्ताक्षर के समय से ही भारत यहाँ पर इसका मेंबर है। यह हस्ताक्षर जब हस्ताक्षर किए गए थे तभी से यहाँ पर भारत इसका मेंबर है। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसका गलत हो जाएगी, क्योंकि हम हस्ताक्षर किए थे 1987 में, लेकिन भारत इसका मेंबर बना था 1992 में, ठीक है, और 1989 में ये अस्तित्व में आया था। या सही से बोल देगा कि जब से यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था अस्तित्व में 1989 में, उसी टाइम से यहाँ पर भारत इसका अनुमोदन किया हुआ था, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1992 में, करीब यहाँ से 3 साल के बाद, है ना। ये बात याद रखना है। आगे, ये वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, ठीक है, जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ उसके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना होता है, ठीक है। ये क्या है, बाध्यकारी संधि है, और इसका उद्देश्य यहाँ पर ओजोन क्षयकारी पदार्थ उसके उत्पादन को उपयोग को समाप्त करना होगा। आपसे क्वेश्चन बोलेगा बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके बारे में विचार करना। ये बाध्यकारी संधि है, करेक्ट है। इससे यहाँ पर जिसका उद्देश्य यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ओजोन क्षयकारी पदार्थ को लेकर के इसका समाप्त करने को बताया जाता है, ठीक है। और जो ODS है ना, ODS है, ये यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हेलोन कार्बन टेट्रा क्लोराइड मेथल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोब्रोमो जो फ्लोरोकार्बन है, इसको लेकर के यहाँ पर इसमें शामिल किए गए थे कुछ यहाँ पे तत्व इसके, ठीक है। ये वियना कन्वेंशन में अपनाया गया था, इसके अंतर्गत लागू किया गया था। तीसरा स्टेप में यह भी बोल देगा कि यहाँ पर इसे वियना कन्वेंशन 1985 के तहत अपनाया गया था या लागू किया गया था, तो ये बात सही हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके आपको देखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ किगाली समझौता, ये 2016 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि HFC के उत्पादन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना, ठीक है, किंतु नहीं शक्तिशाली ग्रीनहाउस से होती है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछ सकता है इसमें कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस लिए था, आपको मैच करने दिया जाएगा, ये क्षयकारी पदार्थ को था, ठीक है। और वियना कन्वेंशन क्या है इसको दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने बताया आपको ये HFC है, HFC यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर HFC का उत्पादन उपयोग चरणबद्ध तरीकों के रूप में कम करना, HFC नहीं बल्कि यहाँ पर ODS नहीं, किंतु यहाँ पर शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लेकर के देखा गया था ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे घुमा सकता है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध यहाँ पर 99% से ODS का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन करना होगा, राइट। और यदि यहाँ पर वर्तमान नीतियाँ लागू रहती हैं तो ओजोन के 2040 तक 1980 के स्तर तक पुनर्बहाल होने की संभावना हो जाएगी, है ना, अगर नीतियाँ लागू रहेंगी तो। आगे आते हैं
वैश्विक स्तर पर यहाँ पर बोला अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का लगभग 2066 तक तथा आर्कटिक के ऊपर 2045 तक पुनर्बहाल होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर यहाँ पर ये सब टाइम में से चलता रहा, जैसे कि यहाँ पर नीतियाँ ये सब मानते रहे, लागू करते रहे, तो है ना। HFC के बारे में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HFC यहाँ पर सिंथेटिक गैसों का एक यहाँ पर समूह है जिनका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन और रेफ्रिजरेशन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये अत्यंत शक्तिशाली अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जिनका औसत वायुमंडलीय जीवन काल करीब 15 वर्ष होता है। कितना होता है? 15 वर्ष। और ये ग्रह को 20 वर्ष की अवधि में CO2 की तुलना में 3790 गुना अधिक गर्म करने में सहायता करती है। और यहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जो होती है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के विकल्प तथा ये गैर ओजोन क्षयकारी पदार्थ भी हैं। राइट, तो तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत की प्रमुख यहाँ पर कुछ उपलब्धियाँ थी। क्या क्या उपलब्धियाँ थी? जैसे कि यहाँ पर ये भारत ने ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनिमय को नियंत्रण यहाँ पर लागू किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और टेट्राक्लोराइड और हेलोन यहाँ पर चरणबद्ध यहाँ पर समाप्ति कर दी है। ठीक है, HFC के चरणबद्ध तरीके को लेकर के यहाँ पर कुछ लक्ष्य था, उसको यहाँ पर फिनिश करने की बताया गया था और 10% की कमी का लक्ष्य प्रदान कर लिया, मतलब जो प्राप्त कर लिया। तो ये बात नहीं पूछेगा, हटाओ, इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। वैश्विक पोत परिवहन के लिए यहाँ पर नेट जीरो फ्रेमवर्क, देखो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो यहाँ से नहीं देखना है, आपको यहाँ से देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक बार प्रभावी होने के बाद ये 5000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों के लिए अनिवार्य हो जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से कुल CO2 उत्सर्जन का 85% निकलेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, जहाजों को निम्नलिखित अनुपालन करना होगा, जैसे कि यहाँ पर वैश्विक ईंधन मानक जो होती है ना, उसको लेकर के इसकी मात्रा के समय साथ कम करना होगा। राइट, वैश्विक आर्थिक उपाय होंगे, जैसे कि यहाँ पर रेमेडियल यूनिट्स हैं वो खरीदनी होंगी ताकि यहाँ पर अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई की जा सके। जो जहाज लगभग शून्य ग्रीनहाउस गैस तकनीक का उपयोग करेंगे उनके यहाँ पर उन्हें वित्तीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। नेट जीरो फंड, एक नया फंड बनाया जाएगा जिसमें यहाँ पर उन्मूलन या उत्सर्जन मूल्य निर्धारण करने की राशि जमा की जाएगी। तो कुछ थोड़ी सी बातें याद रखनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है इससे लेकर के। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, ठीक है, इंटरनेशनल जो आपका मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है IMO, इसमें देखो क्या है, इसमें यहाँ पर उत्पत्ति 1948, सदस्य यहाँ पर 176 देश। ठीक है, भारत भी इसका मेंबर है और समुद्री सुरक्षा समिति है, इसको लेकर के सर्वोच्च यहाँ पर ये एक तकनीकी निकाय है जिसमें यहाँ पर सभी सदस्य देश IMO के अभी मतलब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके यहाँ पर कुछ IMO के कुछ अभिसमय हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है ना, 16/1974, जहाजों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मार्पोल, द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउथ रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स 2009। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इसके क्या थे, ये एक अभिसमय है इस IMO के। आगे आते हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको कहाँ से देखना है, देखो यहाँ पर CCU के बारे में देखते हैं। ये उन प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो कार्बन को अधिग्रहित कैप्चर कर उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है और इस कार्बन का प्रयोग हम अन्य रसायन जिसे यहाँ पर आवश्यक उत्पाद हैं उसके निर्माण के रूप में कर सकते हैं, जो वर्तमान में मुख्यतः जीवाश्म संसाधनों से प्राप्त होते हैं। कार्बन कैप्चर औद्योगिक सीमेंट जैसे कारखाने या ऊर्जा स्रोत जैसे यहाँ पर बायोमास बिजली संयंत्र, मेम्ब्रेन सॉल्वेंट है ना, एब्जॉर्प्शन और यहाँ पर जो या एड्सॉर्प्शन जैसी यहाँ पर तकनीकी है उसको उपयोग करके यहाँ पर मौजूद CO2 को अलग किया जा सकेगा। डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या है, ये वातावरण की वायु को एक यहाँ पर गैस ट्रैकिंग प्रणाली से गुजारा जाएगा जिससे यहाँ पर CO2 का शेष वायु से अलग करके उपयोग या भंडारण करने को एकत्र किया जाएगा। इसमें कार्बन यूटिलाइजेशन, CO2 को कैप्चर करने के बाद इसका उपयोग दो प्रमुख तरीकों से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष उपयोग और यहाँ पर CO2 को उत्पाद बनाना। इसको लेकर के तो थोड़ी सी बात आपको यहाँ से रीड करनी, इसके बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पर CCU जो है ये क्या है। ठीक है, आगे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को लेकर के मार्ग यहाँ पर प्रत्यक्ष करना है, देखते हैं क्या उपयोग होंगे इसके। CO2 से प्राप्त उत्पाद क्या है, जैसे कि यहाँ पर रसायन यूरिया उत्पाद, प्लास्टिक जैसे पॉलीकार्बोनेट इनमें रूपांतरण करना, ईंधन फिशर है ना, खनिज कार्बोनेट है ये, तो ये सब यहाँ पर देख सकते हो इनके उपयोग के मार्ग क्या क्या बता सकते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है ना। ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके उपयोग को लेकर के मार्ग यहाँ पर
क्या प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जा सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर ये बोला है कि औद्योगिक उपयोग में मिलाई जैसे हाई क्लीनिंग, ऊष्मा स्थानांतरण द्रव को लेकर के रूप में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। खाद्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उच्च शुद्धता वाली CO2 का उपयोग खास प्रसंस्करण के चिकित्सीय उपयोग में भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो। आगे यहाँ से देखो, यहाँ से सिर्फ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे कि बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर के तहत यहाँ पर समुद्री परिस्थिति तंत्र में उपयोग किया जाता है, और ब्लू कार्बन सिंक में वृद्धि करना, मैंग्रोव को प्रसार करना होगा, ठीक है। अब से बोलेगा कि यहाँ पर जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव के बारे में विचार करना है। मैंग्रोव के बारे में 1-2 स्टेटमेंट दे देगा आपको, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये रख देगा कि ये ब्लू कार्बन सिंक्स में वृद्धि करना जैसे मैंग्रोव का एक प्रसार करना होगा, ठीक है। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी, या फिर ब्लू की जगह बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर घुमा देगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, ब्लू कार्बन जो सिंक में वृद्धि है ये करना, मैंग्रोव का प्रसार करना होगा, ठीक है। और यहाँ से तो कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें हटाते हैं इसको। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा सा ये देखते हैं, ओशन फर्टिलाइजेशन। इसमें समुद्री जो पादप प्लग होते हैं उनकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए समुद्री जल में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, अधिक यहाँ पर CO2 को अवशोषित करके गहरे पानी सागर में जमा किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर इतना सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ना है। आगे देखते हैं मिथेनोत्सर्जन। यहाँ पर है इसके बारे में देखो, मिथेनोत्सर्जन CCAC मतलब यहाँ पर जलवायु और स्वच्छ वायु संघ, है ना। इसको लेकर के वैश्विक मीथेन रिपोर्ट जारी की गई थी 2025 की। तो देखो CCAC की स्थापना 2012 में हुई थी। इसकी बैठक UNEP के अंतर्गत आयोजित की जाती है। ये 160 देशों से अधिक देशों से सरकारों की जो अंतर सरकारी संगठन है और गैर सरकारी संगठन है उसकी यहाँ पर स्वैच्छिक साझेदारी होती है। ये बाध्यकारी साझेदारी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना है। और ये भारत 2019 में CCAC में शामिल हुआ था, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ये शक्तिशाली किंतु यहाँ पर अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन और कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे यहाँ पर क्षोभ मंडली ओजोन को लेकर के कम करने को काम करेगा, जो जलवायु परिवर्तन पर वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो 3 बातें यहाँ से पढ़नी है आपको। ये आगे ग्रीन हाउस गैस के रूप में, ग्रीन हाउस गैस जो है उसके रूप में मीथेन के बारे में देखो, यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारक होगा। ये ग्रह ताप जो तापमान है उसमें लगभग 1/3 भाग योगदान करता है। ये 20 वर्ष की अवधि में CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली, किंतु यहाँ पर इसका वायुमंडल कम अवधि के लिए 7 से 12 वर्ष तक के लिए बना होता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या होंगे, ये 60% मानव गतिविधियों से उपयुक्त होता है, जैसे यहाँ पर जीवाश्म ईंधन, लैंडफिल, अपशिष्ट बड़े योगदान करता है वो, ठीक है। और ये 40% के अप्रॉक्स में ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जैसे इसमें आर्द्रभूमियाँ बड़ा स्रोत बनाता है, अन्य स्रोत जैसे ग्लेशियर जो फ्रैंकिंग है। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ग्रीन हाउस जो गैस है उसके बारे में विचार करना है। ग्रीन हाउस गैस को लेकर के UPSC क्वेश्चन घुमाता भी है हमेशा, है ना। तो देखो कैसे घुमाएगा आपको, ये बोलेगा जो ग्रीन हाउस गैस है ये ग्रह के तापमान का लगभग 1/4 भाग को योगदान करता है। गलत हो जाएगा, जबकि 1/3 भाग को करता है। सेकंड बात है, सेकंड बोलेगा आपसे कि यहाँ पर ये मानव, ये करीब यहाँ पर 50% तक मानव गतिविधियों से उत्पन्न होता है। ये गलत होगा क्योंकि 60% तक होता है ना। और जिसमें कृषि, जीवाश्म ईंधन और लैंडफिल अपशिष्ट सबसे बड़े योगदान करता होंगे, राइट। तीसरी बात बोल देगा आपसे, ये करीब यहाँ पर 20%, लगभग 20% प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। यह बोल देगा कि करीब, अगर 40% नहीं बोला तो बोल देगा करीब 60% प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, ऐसे करके, जिसमें आर्द्रभूमि सबसे बड़ा स्रोत होगा। तो क्या गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 40% अप्रॉक्स में, 40% जो अप्रॉक्स है उसका मतलब हो सकता है 38 से 45 के बीच। अप्रॉक्स बोला तो 32 कम भी हो सकता है, 2-3 ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका डेटा एग्जैक्ट होगा इसका ये। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक यहाँ पर है, और यह मुख्य रूप से उत्सर्जन प्रणाली के दहन से उत्पन्न होता है, राइट। आगे आते हैं हिमनद का संरक्षण। हिमनद का संरक्षण उसके लेकर के यहाँ पर इसके क्या परिणाम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके यहाँ पर किसे मृत घोषित कर दिया गया है ना। यहाँ पर जैसे मृत घोषित किया गया, यहाँ पर पिजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड, क्लार्क ग्लेशियर अमेरिका, अयोलोका ग्लेशियर मैक्सिको 2021 में, और विश्व के पहले हिमनद का अंतिम संस्कार 2019 में आइसलैंड के
आइजोकुल ग्लेशियर में आयोजित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन कौन से पर मृत घोषित किए गए थे, है ना, रीड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। हिमनद के घटने से एल्बिडो प्रभाव कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, ऊष्मा अवशोषण बढ़ता है। ठीक है, 2001 में अब तक पिघलती हिमनद के कारण वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है। पृथ्वी का लगभग 3/4 मीठे जल का मंडल हिमनद संचित है। ठीक है, और हिमनद जो यहाँ पर झीलें, इसके फटने की घटनाएं हिमस्खलन जोखिम को वृद्धि बताती हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि बोलेगा हिमनद की जो ह्रास है उसके क्या परिणाम थे, क्या परिणाम हो सकते थे। पहली बात ये बोलेगा कि जो हिमनद है ये लगभग पृथ्वी के 3/4, है ना, या यहाँ पर घुमा सकता है, ये बोल देगा 2/4 बोल देगा या 1/4 बोल देगा। ठीक है, इसके मीठे जल का संचरण हिमनद में संचित होता है। पहली बात 3/4 देगा तो करेक्ट है, और जो भी देगा तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से बोलेगा कि यहाँ पर हिमनदी झील जो है ये इसके फटने की घटना है और हिमस्खलन की जोखिम में वृद्धि होती है। सही है। अगला, हिमनद की जो घटने की एल्बिडो प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर ऊष्मा अवशोषण कम होता है। दोनों चीज़ घुमा दिया, यहाँ पर कम कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। तो ये आपको याद रखना है कि जो हिमनद घटेगा इससे एल्बिडो प्रभाव हमेशा कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऊष्मा का अवशोषण है वो बढ़ता है। क्योंकि देखो एक ही जगह 2 चीज़ें दे रहा है, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट घुमा सकता है। बढ़ने वाला पहले दे देगा और घटने वाला बाद में दे सकता है, ऐसा दे सकता है, राइट। तो यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पर बोल देगा कि यहाँ पर 2001 से अब तक पिघलते हिमनद के कारण वैश्विक समुद्र स्तर में कम से कम यहाँ पर 4% की, ये 4 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी गई है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आगे आते हैं, हिमनद के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई कुछ पहल हैं, जैसे कि यहाँ पर संयुक्त स्तर की पहल है। यहाँ पर वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और क्रायोस्फीयर विज्ञान के लिए यहाँ पर कार्रवाई दशक 2025 से 34 तक प्रारंभ किया गया, राइट। 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा, राइट। तो ये 3 बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण सुर्खियां, जैसे कि यहाँ पर मैत्री क्या है। मैत्री यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय और इसने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान के मैत्री सेकंड की यहाँ पर स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। ये अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर ये जनवरी 2029 तक कार्य करने लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो सकती है कि ये इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और यहाँ पर सौर पवन ऊर्जा से संचालित हरित यहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र है उसके रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट है यहाँ से इसका, आगे यहाँ पर पॉइंट है इसमें ये बोला कि यहाँ पे जो भारत के अन्य ध्रुवीय यहाँ पर शोध केंद्र, जैसे कि यहाँ पर मैत्री अंटार्कटिका, भारतीय अंटार्कटिक, है ना, और यहाँ पर गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला वैज्ञानिक शोध, राइट। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पर की पॉइंट पता करना है। की पॉइंट करने का मतलब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कहीं अगर कुछ इसके बारे में पूछा है तो यहाँ से स्टेटमेंट लेके रख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक बार मैत्री के बारे में थोड़ा सा अब पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या कब था, कब स्थापित किया जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या है और कैसे यहाँ पर स्वचालित उपकरण में काम करेगा, कैसे कैसे ध्रुवीय शोध इसके केंद्र है, कौन कौन से कहाँ पर हैं। तो बस इतना एक बार रीड करोगे तो कुछ पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। आगे आते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इसके बारे में। ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो रिपोर्ट है इसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव जो है ये इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट की शुरुआत की थी, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक ढांचा था। उसका उद्देश्य कॉर्पोरेट जलवायु प्रकटीकरण को संयुक्त राष्ट्र के नेट जीरो मानकों के अनुरूप बनाना होगा। ठीक है, और GRI जो है ये अंतर्राष्ट्रीय और गैर लाभकारी संस्था है जो विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग करने वाली सतत रिपोर्टिंग ढांचे की निर्धारित करेगी। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी। ठीक है, तो 2 बातें ऐसे याद रखनी है इसकी। आगे देखते हैं नेट जीरो बैंकिंग। ये क्या है? नेट जीरो बैंकिंग का गठबंधन को भंग कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इसे कई सदस्य बैंकों ने गठबंधन को छोड़ दिया था, और ये गठबंधन 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था। और यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि बैंकों को अपने ऋण और निवेश को कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रेरित करना था, और तथा यहाँ पर 2050 तक नेट जीरो अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का समर्थन करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ तो नहीं सकता, लेकिन बात इंपॉर्टेंट थी थोड़ी सी, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो क्यों स्थापित किया गया, तो क्या था ये, है ना। तो आगे आते हैं
यूई कंसेशंस कंसेसस, ये क्या है इसमें, देखो इसको यहाँ पर 2-3 पॉइंट है इसमें। इसे कॉप 28 2023 में अपनाया गया था। ये पेरिस समझौते के तहत पहले ग्लोबल स्टॉक टिक्ट को दर्शाता है। ये राष्ट्रों के जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ हरित ईंधन को न्याय संगत, निष्पक्ष और संतुलित तरीके से अपनाने को आग्रह करता है। और ये 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने के स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखता है और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करना होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से जो यूएई कंसेशन है ये क्या है ना। ये बोलेगा इसे कॉप 29 के तहत यहाँ पर अपनाया गया था और ये पेरिस समझौते के तरीके से पहले ग्लोबल स्टॉक टिक्ट को दर्शाता है। पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि कॉप 28 होगा। ये राष्ट्रों के जीवाश्म ईंधन की तरह स्वच्छ हरित ईंधन को न्याय संगत और निष्पक्ष संतुलित तरीके से अपनाने को आग्रह करेगा। सेकेंड बात सही हो जाएगी। ये 2028 तक, ये बोलेगा 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने का लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट दे देगा। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री तक सीमित रखना और ये 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करेगा। तो 2050 है ये। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है। आगे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ तो आप उस क्वेश्चन क्रिएट करके तुरंत जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपके पास अगर नोट्स या फिर प्रिंट आपने निकाला है साइड में तो छोटा छोटा सा। ठीक है, आगे आते हैं। अमेजन फेस, यहाँ पे देखो दूसरा कलर यूज करोगे चलेगा आपका, जैसे कि आपका ब्लैक कलर से आपको दिखेगा। जैसे आप जो भी कलर आप जैसे कलर प्रिंट है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ब्लैक पेन का, है ना। अगर यहाँ पर कलर प्रिंट नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट तो आप ब्लैक पेन का मत यूज करना, तब रेड पेन या ग्रीन पेन का यूज करना। ठीक है, आगे आते हैं। आगे नासा की यहाँ पर जो ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी है ये क्या है, इसमें से 2 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। देखो एक तो यहाँ पर अमेजन वर्षावन अब उतना CO2 उत्सर्जित नहीं करता जितना वह उत्सर्जित करता है, कुछ निष्कर्ष हैं इसके। और यहाँ पर कनाडा, रूस और पिघलते स्थायी तुषार क्षेत्र में स्थित बोरेल वन जितना CO2 उत्सर्जित करते हैं उतना अधिक अवशोषित करते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने की नासा की और बजट इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑब्जर्वेटरी, है ना। हिंदी में तो अजीब से लगता है पढ़ने में, ऑब्जर्वेटरी क्या लिखा है। तो इंग्लिश में यहाँ पर देखो कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में ही आपको समझ आते हैं, क्या सिंपल सा लिखे होते हैं क्या है ये, हिंदी में वो चीज़ नहीं समझ आती। इसलिए क्या है, देखो कुछ वर्ड होते हैं। आप पेपर में भी क्या करना है, पेपर में भी कुछ चीज़ों को देखो, अगर आप हिंदी फॉलो करते हो पेपर में लैंग्वेज में UPSC का एग्जाम देने जाओगे तो अगर हिंदी फॉलो करते हो पूरा तो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस हमेशा रहते हैं, ये श्योर है। अगर आप वहाँ पे अगर इंग्लिश साइड में इंग्लिश लिखी होती है, अगर इंग्लिश भी थोड़ा देख लोगे तो क्वेश्चन आपको वही 2-3 सही होने के पूरे चांस होंगे। ठीक है, ये बात श्योर है, सच है ना। करके देखना, आप प्रैक्टिस पेपर लगाना। तो ध्यान रखना इंग्लिश के कुछ वर्ड भी आप दिखते रहा करो। देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैं PT65 पे क्वेश्चन देता हूँ तो बीच बीच में इंग्लिश यहाँ पे वर्ड होते हैं यूज कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत ना हो। राइट, तो इंग्लिश से दूर बिल्कुल नहीं भागना है, रहना है पास, टच में रहना है, लेकिन डरना नहीं है उससे। वही यहाँ पर देखो मैं पढ़ नहीं पा रहा था और जो बैटरी क्या लिखा था, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा तो यहाँ पर समझ आया। राइट, तो देखो 2 बातें आपको यहाँ से अच्छे से याद करना है इसके बारे में, बाकी कुछ नहीं देखना इसमें। आगे देखते हैं। ये दोनों पॉइंट देखो, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये दोनों पॉइंट कहीं पर यूज कर देगा UPSC। यहाँ पर पैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पॉइंट कहीं पर अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है अमेजन वर्षावन को लेकर के तो क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछ देगा। तो आपको 2 पॉइंट नोट बना के इसको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, आगे देखते हैं। सुर्खियों में कुछ शब्दावली, जैसे कि यहाँ पर क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, ये क्या है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी जो पैनल है उसके अनुसार क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु या सीमा है जिसे पार करने पर किसी प्रणाली में स्थिति में एक बड़ा बदलाव आता है और अक्सर ये बदलाव अपरिवर्तित होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये बदलाव अपरिवर्तित रहेगा। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा वनों का शुष्क सवाना वनस्पति में बदलना। ठीक है, आपसे बोलेगा कि यहाँ पर निम्नलिखित पर विचार करना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट देगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा वनों की शुष्क सवाना वनस्पति में बदलना, ये किस टाइप का यहाँ पर बारे में, ये किस क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और IPCC के कई यहाँ पर टिपिंग पॉइंट्स की पहचान की गई थी, जैसे अमेजन वर्षावन के क्षरण, स्थायी तुषार क्षेत्रों का क्षरण, अटलांटिक में मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का धीमा होना और बोरेल वनों में पारिस्थितिक परिवर्तन तथा ग्रीनलैंड में अंटार्कटिक हिम चादरों को ढकने से या ढहने से जोखिम होना। तो यहाँ से IPCC के यहाँ पर पॉइंट्स है उसकी पहचान दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो IPCC है इसने यहाँ पर कितने इसके पॉइंट हैं जो टिपिंग पॉइंट की पहचान बताते हैं। IPCC के यहाँ पर कितने इसमें से जो कथन है जो टिपिंग पॉइंट की पहचान करते हैं। तो ऐसे करके आपको पॉइंट दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है,
कोई दूसरा भी शामिल कर देगा। जैसे कि ऊपर मैंने पॉइंट बताया था ना, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ पे घुसा देगा आपको। जैसे कि ये लिखा है अमेजन वर्ड 7, ये वाला, ये पॉइंट यहाँ दे देगा नीचे लाके। तो लेकिन ये पॉइंट दूसरा है ना, तो याद रखना है, गलत नहीं करना है। ये पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है, ये वाले। आगे आते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये क्या है? देखो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, देखो एक बार मैगजीन मुझे पढ़ाना है ना, वो तो चलो ठीक है, पढ़ाना, कुछ पॉइंट ढूंढना, मैं आपको दौड़ दौड़ के सब पॉइंट निकाल के पढ़ा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, राइट। वो चीज़ों को समझाना, कैसे कैसे यहाँ पे पॉइंट कहाँ से कहाँ ला सकता है, ये चीज़ बहुत जरूरी सीखना है। एक मैगजीन पढ़ना, अभी क्या है, बहुत लोग, मैं चलो किसी का बुराई नहीं करता हूँ कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, अभी क्या लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, मैंने कुछ देखा है चैनल, उसी पढ़ाते जा रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इसको उन्होंने पढ़ाया और गूगल करके कुछ और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिए, बस उसको समझा दिया उन्होंने। ये तो बताओ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, कैसे आप घूम सकते हो उसमें, है ना, ये तो पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, राइट। क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं हम, वो तो आप यहाँ पे अगर इतनी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है तो गूगल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे कि यहाँ पर इतना डेटा दे रखा है, राइट। फिर थोड़ा सा मतलब कुछ भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, तो यहाँ से देखो अंधेरे में नहीं रहना है, एकदम स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से जाके पढ़ो, राइट। आपको समझ आता है तो पढ़ो, नहीं आता समझ तो आप छोड़ दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैगजीन से पढ़ो, राइट। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है, कैसे क्रिएट क्वेश्चन कर सकते हो आप मैगजीन से, वो मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। आगे आते आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है, इसमें यहाँ पर देखो एल्बिडो की कमी और लैप्स रेट फीडबैक और जलवाष्प में 3 तरह के यहाँ पर प्रभाव है। जैसे कि यहाँ पर देखो एल्बिडो में कमी यहाँ पे, क्योंकि जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है, इसमें ये शोषण वातावरण के तापमान को और तेजी से खतरा बढ़ाता है, ठीक है, तेजी से बढ़ाता है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, बर्फ व हिम परत की ज़्यादा पिघलती है, जिससे यहाँ पर फीडबैक लूप कहते हैं। फीडबैक लूप किसे कहते हैं, ये इतना आप टॉपिक पढ़ोगे, आप लिखोगे छोटी सी डेफिनेशन, फीडबैक लूप किसे कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे आ गया अगला, लैप्स रेट फीडबैक, ये क्या है, इसको रीड करोगे। अगला है जलवाष्प का 3 तरह से प्रभाव, यहाँ पर देखो ये टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है, मैं इतना टॉपिक आपको दे दिया पढ़ने के लिए होमवर्क में, पढ़ के जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए इन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करके, की पॉइंट करके शॉर्ट में नोट्स बना लेना है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर अगला है गृह सीमाएं, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर जो गृह सीमाओं में, यहाँ पर क्या है, गृह सीमाएं पारिस्थितिक सीमाएं होती हैं, जो उन सुरक्षित सीमाओं या सुरक्षित संचालन स्थिति में प्रवेशित करती हैं जिसके भीतर मानव प्रजाति सुरक्षित रूप से जीवित रह सकता है, ठीक है, वो गृह सीमाएं कहलाती हैं। ये 9 प्रक्रियाएं हैं जो यहाँ पर वैश्विक स्थिरता, लचीलेपन को बनाए रखना, जीवन को बनाए रखना और उसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। 9 में से 7 गृह सीमाएं को पहले से ही उल्लंघन किया जा चुका है, केवल वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग और समतापी या समताप मंडलीय ओजोन क्षरण ये शेष बची हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है कि यहाँ पर गृह जो सीमाएं हैं, ये 9 गृह सीमाएं होती हैं, ठीक है, और इसमें से यहाँ पर सिर्फ 2 गृह सीमाएं यहाँ पर बची हुई हैं। एक तो यहाँ पर समताप मंडलीय ओजोन क्षरण और वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट सही देगा यूपीएससी, क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ याद नहीं, 2 ही बातें तो 2 बातें आप याद कर लोगे, आप यहाँ से गलत नहीं कर सकते हो। कहाँ से गलत करेगा पता है, वो बोलेगा कि यहाँ पर देखो पहली बात तो इसने सही दे दी वाली, दूसरी बात बोलेगा महासागर अम्लीकरण ने इसमें पहली बार सुरक्षित संचालन जो स्थिति को पार कर लिया और इस वजह से शैवाल और मोलस्क समुद्री जीव की खतरे में आ गए, ये भी बात सही दे देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट है, दोनों बातें पर सही देगा। लेकिन तीसरी बात आपको घुमा कर देगा कि यहाँ पर जो 9 गृह सीमाएं हैं, इसको लेकर के यहाँ पर ये जो वायुमंडल है उसमें यहाँ पर एरोसोल में काफ़ी कमी देखी गई उसके वायुमंडल में, और यहाँ से बोल देगा इसी पॉइंट में वायुमंडल के एरोसोल में काफ़ी कमी देखी गई है और समताप मंडल ओजोन का क्षय यहाँ पर देखा गया है। तो सोचो यहाँ से ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भारी था, ये कम था, ऐसा नहीं बताया, मतलब वृद्धि था या कमी थी, तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से ऐड करके घुमा सकता है इसको। और बोलेगा जो जलवायु परिवर्तन है उसमें जीवमंडल की समग्रता में काफ़ी परिवर्तन देखा गया और भूमि प्रणाली में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं पाया गया था ऐसा, तो ऐसे करके पूछेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बातें ऊपर से बोलेगा, तीसरी बात को घुमा देगा यहाँ से, ठीक है। तो लिख सकते हो, जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट आप साइड में नोट कर सकते हो, राइट। आगे आते हैं, सुर्खियों में यहाँ पर कुछ संगठन है, जैसे कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, यूएनईपी कुछ रिपोर्ट भी निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनईपी के बारे में देखना कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, है क्या इसका सदस्य कौन है, भारत यहाँ पर इसका मेंबर है, भारत का मेंबर होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूज़, है ना। इसका हेडक्वार्टर किधर, ऊपर हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर यूएनईपी के लेकर के यहाँ पर कुछ बहुपक्षीय समझौते भी हैं, ये सब देख सकते हो, ये इसके कुछ बहुपक्षीय समझौते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करके अपनी वॉल पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या इतने का ऐसे करके क्रॉप करके प्रिंट निकालो अगर प्रिंटर है तो, नहीं तो इसको बना के
मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। पॉइंट बनाओ, सीधे से नोट करके आप इसको वॉल पे पेस्ट करो और इसको रीड करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है इसी पॉइंट से। कैसे पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछेगा यूएनईपी के अंतर्गत वैश्विक पहल के समझौते को लेकर विचार करना है, ठीक है। पहली बात है, बोलेगा वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय सीएमएस या बॉन कन्वेंशन इसमें चाहे शामिल होता है, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि इसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के भी यहाँ पर अभी समय किया गया था, तो बात गलत हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैस को लेकर के यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया। तीसरी बात बोलेगा पारा पर मिनीमाता अभी समय यहाँ पर 2015 बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2013 है, ये घुमा देगा। और इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। ये तो पूरे सेम होंगे, है ना, ये तो पूरा स्टैटिक हो गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लाके ऐड करेगा, जैसे मैंने ग्रीन हाउस गैस को ऐड किया यहाँ पर, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोल देगा कि यहाँ पर यूनिपिक यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके यहाँ पर जो 1.5 डिग्री तक सेंटीग्रेड तो तापमान को कम करना, टेम्परेचर कम करना, यहाँ पर इसमें बताया गया है। यूनिपी के यहाँ पर अंतर्गत एक समझौता होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ इतने यहाँ पर इसका समझौते हैं, वो याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा कोई पॉइंट लाके आपको गलत करने की कोशिश करेगा। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो इसमें बोल सकता है कि यहाँ पर जो इसकी कुछ रिपोर्ट निकालता है यूएनईपी। अभी मैंने बताया था कि काफ़ी रिपोर्ट कुछ निकालता है यूएनईपी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर निकालता है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025, ठीक है, जिसमें से यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। कौन सा? एक बार यूपीएससी ने पूछा था इसमें ये पूछा था, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट पूछा है ना, या तो एक ये पूछा था। इससे कोई करके एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। पहला स्टेटमेंट था या तो शायद यहाँ से ये था दूसरा, इन दोनों में कोई एक पूछा था, है ना। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कौन निकालता है। ये सिंपल सा पूछा था क्वेश्चन। ग्लोबल कूलिंग वॉच ये कौन निकालता है? फ्रंटियर जो 2025 है, द वेट ऑन टाइम रिपोर्ट। जो आपसे बोलेगा यूएनईपी इनमें से कौन सी रिपोर्ट नहीं निकालता, ऐसे करके दे देगा। तो 3 बात तो सही देगा, एक बात यहाँ से कोई गलत दे देगा। आप सही कब कर पाओगे इस क्वेश्चन को? कब सही कर पाओगे? जब आप पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे या पूरे आपको याद होंगे, तब आप यहाँ से एक क्वेश्चन को लिमिट कर पाओगे कि हाँ ये नहीं था, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से, इसको भी कोशिश करो, नोट करके अपनी वॉल पे पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है। देखो ऐसे याद नहीं करना कि आप देखते रहो पूरे दिन याद करो, हाँ आज इतने याद किए फिर कल भी सिम बैठ गए, नहीं। आप कुछ चीज़ें पेस्ट कर लो, तो यहाँ पर चीज़ें क्या है आपको समझ आती रहेंगी। ये तो स्टैटिक पॉइंट है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे इन रिपोर्ट चेंज थोड़ी होंगी कि हाँ कभी आज इसने निकाला कल वो निकालेगा, नहीं, हमेशा तो ये निकालेगा। तो एक बार आप इसको पेस्ट करोगे तो हर एग्जाम में आपको काम आएगी, है ना। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF, ठीक है। ये भी क्या, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, एमसीक्यूज ऊपर भी कराया था इसको लेकर के भी। तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कब हुई थी ये देखना है। देखो GF लिखना है आपको शॉर्ट फॉर्म में, GF। अगर फुल फॉर्म पता तो ठीक है, नहीं पता तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो अपना, वरना भी पेपर तक सिर्फ GF याद रहे। ये नहीं पता फुल फॉर्म अगर लिख के आ जाओ तो क्वेश्चन ही गलत करके आ जाओ आप, है ना। तो गाना जैसे याद नहीं करना है, GF अगर है तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षी पर्यावरण कोष है, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम सभा 1988 में भारत में आयोजित हुई थी। ये दोनों बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रियो जो समिट है उसके दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया था। बाकी आप इसके पॉइंट याद कर सकते हो, क्या इसके अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समय को लेकर के वित्तीय रूप में काम करते हैं ये। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, GF के बारे में लिखोगे और यहाँ पर 2 बातें पूरा इसको नोट बना लो, उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो टेस्ट सीरीज है ना, लोगों की टेस्ट सीरीज है, मैंने भी अपने टेस्ट सीरीज में ऐड किया यहाँ से क्वेश्चन, उस समय आपको देखने को मिलेगा चीज़ यहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ये। कुछ यहाँ पर टॉपिक जो है यूपीएससी के लिए इन्वायरमेंट के एवरग्रीन टॉपिक है, जो हमेशा न्यूज़ में हमेशा पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है हमेशा न्यूज़ में रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है ना। यूएनईपी हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसको एक बार आप अच्छे से ही क्यों ना पढ़ लो कि आपको हमेशा तैयार हो जाए, राइट। ये भी स्टैटिक है पूरा। आगे यहाँ से है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसमें यहाँ पर उत्पत्ति कब हुई थी, इसके सदस्य कितने हैं, भारत यहाँ पर इसका मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि रिपोर्ट्स जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सभी याद करेंगे उत्पत्ति और सारा सबको पता होता है। घुमाएगा कहाँ पर, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनाएगा रिपोर्ट्स को लेकर के, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट यहाँ पर इसके द्वारा जारी किया। जैसे कि एशियाई जलवायु की स्थिति क्या रिपोर्ट है 2024 जारी की गई थी, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। और यहाँ पर जो अपडेटेड है एकदम ये वाली है, ये वैश्विक वार्षिक से दशक जलवायु अपडेट 2025 से 29 जारी की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के दोनों महत्वपूर्ण है, जो 24 वाली दी गई थी। तो याद कर सकते हो कि यहाँ पर किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, इतना देख सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो थोड़ा सा क्या करना है, वैश्विक जलवायु स्थिति की थोड़ी सी आपको गूगल करना है, गूगल करके देखना कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 लाइन।
इसी जलवायु स्थिति रिपोर्ट क्या है इसको लेकर के देखना है, और जल संसाधन को लेकर के स्थिति रिपोर्ट क्या है, इसमें क्या बताया गया था। तो ऐसे करके आप अगर नोट्स बनाओगे ना बहुत अच्छा है, इससे अच्छा फिर तो कुछ नहीं कि यहाँ पर अगर आप इतना करते हो तो टाइम अगर मिल जाता है आपको तो ठीक है। कोशिश करना, मिलता है तो 2-2 3-3 लाइन सबके यहाँ से बना सकते हो, और अलग डेफिनेशन दे करके कि हाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैं बता देता हूँ। ऊपर लिखा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, WMO, राइट। आप क्या लिखना है WMO, और यहाँ पर इसके बारे में ये रिपोर्ट्स इसकी जारी करता है, ये ऐसे करके लाइन से लिख लो रिपोर्ट ऐसे ऐसे करके। और इसमें जैसे कि पहली वाली है, यहाँ पहला देख लो, या दूसरा तीसरा ऐसे करके नंबर दे दो। पहला क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाएगा, पहले में लिखो 2-3 बातें ऐड करो, ऐसे ऐसे करके उनकी बातें 2-3 एक्स्ट्रा कर दो, यहाँ से दूसरा इसकी 2-3-4 बातें ऐड कर दो, ऐसे करके करोगे तो काफ़ी एक अच्छा सा WMO के बारे में नोट्स तैयार हो जाएगा, राइट। तो कोई कोचिंग वाला पर नहीं कराता कि सोचो कि कोई कोचिंग में करूँ तो वहाँ से आपको कराए, वो नहीं, आपको खुद से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना करना अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं 2.6 यहाँ पर स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 ये जारी करता, देखो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जारी करता विश्व बैंक समूह, और ये पर्यावरणीय नीति उपकरण है जो ग्रीन हाउस गैस को लेकर के उत्सर्जन पर एक वित्तीय लागत लगाता है। आमतौर पर इसे प्रति टन CO2 समतुल्य यानी TCO2e में मापा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्षेत्रवार यहाँ पर कवरेज क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र के बाद यहाँ पर उद्योग क्षेत्र का सबसे अधिक कवरेज यहाँ पर देखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ प्राइसिंग जो कार्बन है प्राइसिंग, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है, और ये एक पर्यावरणीय नीति उपकरण है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्रायोस्फीयर नीति, जो क्रायोस्फीयर नीति है स्थितीय रिपोर्ट, ये जारी करता कौन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल, इसे इसके द्वारा पर जारी की जाती है, ये भी पूछ सकते हैं। वन लाइन से पूछ सकता है, मतलब इनमें से कौन से किसके द्वारा जारी किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, है ना। ऐसे करके कौन किसके द्वारा पूछे जाते हैं, कौन सी रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी किया जाते हैं, ये रिपोर्ट, ऐसे करके मैचिंग करके दे देगा कौन से इनमें सही मैच कर रहा है। आपने पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे इसको। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 एनर्जी यहाँ पर ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025, ये कौन जारी करता है, ये विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है। GEF और WEF में जो आपको यहाँ पर डाउट नहीं करना है, मतलब एक मिला नहीं देना, उसको मिक्सचर नहीं कर देना कि WEF और GEF सेम बना लो, है ना। याद रखना WEF यहाँ पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है। ये देशों को जीवाश्म ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर यहाँ पर संक्रमण और उनकी गति या प्रगति के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। स्वीडन को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है, जिसके बाद फिनलैंड यहाँ पर डेनमार्क का स्थान आता है, ठीक है। भारत की रैंकिंग 2024 में 63 से गिरकर 2025 में 71 हो गई है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जिनके जितने भी जारी किए जा रहे हैं आप 2-2 3-3 पॉइंट सबके साइड में लिखो, है ना। कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ। ऊर्जा संक्रमण जैसे लिखा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि आप पेपर टाइम पे भूल जाओगे ETI क्या था, है ना। साइड में छोटा छोटा भी लिख लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ETI सिर्फ, बाकी आपको फुल फॉर्म में लिखना है ETI, है ना। यहाँ पर जारी करता, या फिर ऐसे करके नोट बना लो आप, संस्था लिखो, है ना, और यहाँ पर जारी करता, और ये कब है क्या उद्देश्य है, ऐसे करके सब संस्था लिखते जो लाइन से दे रखी है, और ऐसा करके नोट्स बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक 2026, ये जारी करता कौन, जर्मन वॉच यहाँ पर जारी करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ चुका है, मैंने दृष्टि इसका पेपर कराया था, वहाँ पर था ये, है ना। और ये चरम मौसमी घटनाओं को मानवीय कार्य और आर्थिक यहाँ पर जो क्षति होती है उसके आधार पर यहाँ पर देशों की रैंकिंग प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 से वैश्विक या वार्षिक रूप से जलवायु जो प्रभाव आकलन उस ग्रुप में की गई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2026 में आने की उम्मीद पूरी है इसकी, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो क्या करना है आपको, देखो जो क्वेश्चन बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो आपको उसको जाके थोड़ा सा गूगल चीज़ें कर लेनी है, ठीक है, देख लेनी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें बन सकती हैं वहाँ से, राइट। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने पिछली बार बताया था आपको 2025 का 24 या 25 जो भी एग्जाम था, मैंने करीब 3 क्वेश्चन बताते कि क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। कल एक दिन पहले बताया था मैंने, 1 से 2 दिन पहले, कि हमने कहा था सिर्फ 3-4 टॉपिक मैंने बताए थे, करीब 4 टॉपिक बताए थे, चारों टॉपिक बहुत हाईलाइटेड थे, ठीक है। तो 4 टॉपिक मैंने बोला था, इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन कल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ से 2 टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए थे, सेम क्वेश्चन 2 दिन पहले मैंने बताया था आपको इसमें एग्जाम से पहले। तो इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम से भी आपको जुड़ के रहना है, कुछ यहाँ पर जो बातें हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ, एग्जाम तक आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, और यहाँ पर देख लो क्या कब करना है ना। तो जुड़ के रहना है। और वहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया था, शायद भारत शासन अधिनियम करके था वो क्वेश्चन, है ना। मैं बहुत ज़्यादा उस पर काम करके देख के सर्च करके देखा, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगे। जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इसका 20 साल पूरा हो रहा है, राइट। आगे आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है,
CCPI 2026 इसके बारे में यहाँ पर जारी करता जर्मन, यहाँ पर कौन है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। आगे देखते हैं इसमें, तो ये सब भी पढ़ना है आपको, जितना मैं हाईलाइट कर रखा है पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और आगे आता है टॉपिक आपका तीसरा, पोल्यूशन, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया हूँ वो सब एक एक चीज़ पढ़नी है। अगर कुछ डाउट रहता है किसी टॉपिक को लेकर के तो उस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट कर लो, या कुछ रहता है कुछ करके यहाँ पर टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लोग नीचे मैसेज करते हैं सर PDF दे दो, PDF दे दो। टेलीग्राम ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाके PDF दो, मैं कैसे टेलीग्राम में से यहाँ पर PDF आपको कैसे प्रोवाइड करा दूँ, नीचे वीडियो लिंक में आप जाओ, नीचे ऊपर जो टेलीग्राम चैनल है डाउनलोड करो, अगर नहीं है तो उसको ज्वाइन करो, वहाँ से आपको PDF मिलेगा, है ना। PDF नहीं है तो एक बार वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे PDF मैंने डाल रखे हैं, राइट। आगे आते हैं, टॉपिक 3 को डिस्कस करते हैं, टॉपिक 2 यहाँ पे खत्म। यहाँ पर पोल्यूशन है, पर्यावरण, पोल्यूशन मतलब यहाँ पर प्रदूषण। देखते हैं इसको, इसमें यहाँ पर 3 कन्वेंशन के पक्षकार कॉप यहाँ पर परिणाम से, जिसमें यहाँ पर संयुक्त प्रतिबद्धता COP 17 और रॉटरडैम कन्वेंशन COP 12 और स्टॉकहोम कन्वेंशन COP 12, है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये देखो जो BC COP 17 है, ये यहाँ पर क्या दीर्घ स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक है इसके प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा निर्देश को अपडेट किया गया इसमें, और नया रणनीतिक फ्रेमवर्क 2025-31 के लिए अपनाया गया इसमें, ठीक है। और टेक्सटाइल अपशिष्ट की सीमा पर अवधि पर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 3 बातें यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेसल जो कन्वेंशन है COP 17 की, ठीक है। आगे रॉटरडैम कन्वेंशन COP 12 का, इसमें क्या, इसमें यहाँ पर 2-3 बातें, जैसे कि यहाँ पर कार्बोसल्फान कीटनाशक और फेंथियन नामक 2 रसायन यहाँ पर इसमें शामिल किए गए थे। 2026-27 के लिए यहाँ पर अनुपालन समिति कार्य प्रोग्राम अपनाया गया था। ये 2 बातें आप इसकी याद कर सकते हो। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन COP 12, ठीक है, दोनों अलग हैं। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन COP 12 अलग है और रॉटरडैम कन्वेंशन COP 12 अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर UV 328 की सूची में संशोधन करते हुए कुछ नए विशिष्ट पदार्थों की छूट प्रदान की गई, जैसे यहाँ पर वाटर सील, टेप, विमान युक्त, और यहाँ पर एडहेसिव, और यहाँ पर कोटिंग्स, ये ठीक है, कोटिंग्स। और यहाँ पर 328 UV 328 फिनोलिक बेंजोट्राइजोल समूह से संबंधित, जिसका उपयोग यहाँ पर समानता प्लास्टिक यहाँ पर कोटिंग्स के रूप में, पेंट के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 बातें आपको याद रखनी है, घूमना नहीं है। बेसल आपसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन UPSC कैसे भी पूछ सकता है ना, किसी भी टाइप में पूछ सकता है। तो क्या बेसल कन्वेंशन COP 17 इसके बारे में बोलेगा, ये क्या है, और बोल देगा रॉटरडैम कन्वेंशन COP 12 ये क्या है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन COP 12 ये क्या है, इसके बारे में ऐसे करके सामने इनकी बातें दे देगा, कि इनकी बातें वो देगा जो कठिन है। जैसे कि यहाँ पर बोलेगा COP 17 वाली, मतलब COP 17 वाले की, ये बोलेगा ये टेक्सटाइल अपशिष्ट सीमा पर अवधि कार्यक्रम की शुरू किया गया था, इसके ऐसे करके घुमा देगा। क्या बात सही है? अगर आप सही होगा तो यहाँ पर लिखोगे आप सही है, मैच कौन कौन को मैच कर रही बात है, तो ऐसे करके आप मैच करके भी लिख सकते हो, खुद भी अपना नोट्स बना सकते हो मैच करके। बेसल कन्वेंशन के बारे में ऐसे लिखो, ऐसे तीनों लिख लो, और ऐसे सामने सामने करके नोट्स बना सकते हो। ऐसे आपको पूरा पूरा नहीं उतारना जैसे यहाँ पर उतारा है इन्होंने, नहीं, ये चीज़ को देखो, इनकी चीज़ें फॉलो करनी है, सिर्फ इतनी जितनी यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी नोट्स अपने हिसाब से बनाना है, जो मैं बताता चल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे यहाँ पे इतना कुछ नहीं है ये। आगे यहाँ पर है मिनीमाता कन्वेंशन, ठीक है। मिनीमाता कन्वेंशन यहाँ पर देखो, जो मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ ये कुछ खास नहीं, क्योंकि वही सब दे रखे हैं और उनको जाके बहुत ज़्यादा डीप में रखा है, बल्कि यहाँ पर UPSC इन सब में डीप में नहीं घुसेगा इसमें, ठीक है, छोड़ दो उसको। बाकी मैंने इन सब पे जो दे रखे हैं साइड में, सब में इन सब मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, और कुछ बचेगा भी नहीं। इन्वायरमेंट का आपको कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट्स आने वाली इन्वायरमेंट की 2024 से 25 के बीच की, तो यहाँ पर फरवरी में आने वाली है। वो फरवरी में जो रिपोर्ट आएगी सब चीज़ों को और डेटा को यहाँ पर कवर करेगी वो, ठीक है। तो UPSC PT 365 से इतनी चीज़ें नहीं पूछ लेगा कि हर एक चीज़ यहीं से पूछ लेगा, बहुत चीज़ों को उठाता है, डाउन टू अर्थ के कुछ टॉपिक उठाएगा, ठीक है। अभी रिपोर्ट्स आती है 1 साल में, उससे उठाएगा, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट डेटा रहते हैं उससे, तो आप तीनों चीज़ें मैं आपको और अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वो जो तीनों रिपोर्ट्स आएंगी वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक प्लस क्वेश्चन। आगे आते हैं मिनीमाता कन्वेंशन, इसमें यहाँ पर ये हस्ताक्षर करने वाले यहाँ पर देशों में 2034 तक पारा आधारित दंत अमलगम्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सहमति जताई गई है, और त्वचा का रंग निखारने को लेकर पारा युक्त उत्पादों में समाप्त करने को लेकर वैश्विक तीव्र करने का महत्व पर यहाँ पर सहमति बनी है, ठीक है। और यहाँ पर कुटीर और लघु उद्योग में स्वर्ण खनन पर कार्रवाई और सुदृढ़ किया गया है।
पारा निर्माता का भी समय यहाँ पर देख सकते हो, क्या इसका उद्भव होगा, क्या सदस्य हैं इसमें, क्या सचिवालय और इसका जो ये दे रखा है सचिवालय, और क्या ये काम करेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट रीड कर सकते हो। आगे आते हैं, पारा जो है इसके बारे में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, देखो ये बोला है ये एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो चट्टान पर अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से निर्मुक्त होता है, और ये एक भारी एवं चांदी जैसी सफेद संक्रमण धातु होती है। ये एकमात्र समान धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अन्य स्रोत क्या होंगे इसके, कोयला, राख, कोयला आधारित यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र और स्वर्ण खनन आदि। उपयोग क्या होंगे इसके, ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, कुछ प्रकार के बैटरियों में भी यहाँ पर डेंटल अमलगम में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से की पॉइंट लिख करके आप नोट्स बना सकते हो। क्या लिखोगे, पारा इसके बारे में, ब्रैकेट में लिखोगे इसके बारे में। तो ऐसे करके, ये लिखना नहीं है ऐसे करके, मैं फिर से बताऊँ ना, ये नोट्स ऐसे करके नहीं बनाने हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दो और लगे रहो, नहीं, शॉर्ट में की पॉइंट में अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है। ये यहाँ पर देखो, ये मैगजीन ऐसी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हम सब लोग को पढ़ना है कि इसका माइंड कैसा है, नहीं समझ सकता हो कैसे क्या लिखा है, तो इस वजह से हम लोग को सबके पढ़ने के लिए मैगजीन ऐसे बनाती है, लेकिन अपना नोट्स हम लोग समराइज करके बनाएंगे, है ना, ऐसे करके। आगे आते हैं, पारा का संपर्क क्या होता है, विषैला हो सकता है, और जो तंत्रिका तंत्र और गुर्दे की त्वचा आंखों में और पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। मनुष्य के लिए पारे के संपर्क में कोई सुरक्षित स्तर ज्ञात नहीं है अभी तक। ठीक है, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि, जो ग्लोबल प्लास्टिक यहाँ पर पोल्यूशन ट्रीटी है, उसको देखते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ठीक है, दृष्टिकोण क्या होगा इसका, ये बाध्यकारी और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के उपाय शामिल किए जाएंगे इसमें। राइट, असहमति क्या है, यहाँ पर देखो सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, बहरीन, चीन, क्यूबा और भारत यहाँ पर ने क्या है, इसकी असहमति जताई है। जैसे समान विचार वाले देशों ने उत्पादन पर प्रतिबंध का विरोध किया है। ठीक है, हालांकि यूरोपीय संघ सहित यहाँ पर लगभग 100 देशों ने उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन हाई यहाँ पर जो एम्बिशन कोलेशन था उसको लेकर के उत्पादन सीमा को अनिवार्य बताया है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें रखनी, जो यहाँ पर जो देशों ने इसका प्रतिबंध पर विरोध किया है, और ये जो दृष्टिकोण बताया कि यहाँ पर बाध्यकारी और स्वैच्छिक दोनों प्रकार शामिल हो सकते हैं। यह बोलेगा कि जो ये है, ये एक बाध्यकारी यहाँ पर उपाय है जिसको लेकर के भारत में इसका प्रतिबंध किया गया है। तो क्या गलत है, क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया है, और यहाँ पर ये क्या है, ये एक बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं और स्वैच्छिक दोनों है। ठीक है, सिर्फ बाध्यकारी ही नहीं है। तो दो बातें करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेना है। जैसे आपने पॉइंट लिखे तो ये क्वेश्चन भी लिख लेना है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है नीचे, है ना। आगे प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, प्रकार क्या है, माइक्रो प्लास्टिक व्यास 5 मिलीमीटर तक, यहाँ पर नैनो प्लास्टिक का 1000 नैनोमीटर से कम व्यास होता है। तो दोनों के व्यास लिख सकते हो क्या होते हैं, और परिणाम क्या होता है, प्लास्टिक उत्पादन 460 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक है। प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, कुल प्लास्टिक उत्पादन के केवल 9% का ही पुनर्चक्रण किया जा सकता है। समुद्र की सतह में 90% से अधिक प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है। ठीक है, और स्रोत क्या, बोतल, ढक्कन, सिगरेट, शॉपिंग बैग, कप, है ना, स्ट्रॉ, चश्मे के लेंस, कार टायर, जहाज़ों से निकलने वाला पेंट, छोड़ा गया मछली पकड़ने वाला जाल, तो ये सब यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे सब ये। राइट, तो यहाँ पर क्या है, कर यहाँ पर समुद्री सतह पर 90% से यहाँ पर अधिक यहाँ पर क्या प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर है, जो काफ़ी खतरा है, जो यहाँ पर जीव समुद्र में रहते हैं उनके लेकर के। राइट, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इतना। ठीक है, नोट कर सकते हो। कैसे लिखोगे, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, प्रकार क्या है, ये क्या है। ठीक है, और इसके प्रतिवर्ष यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दे रहा है कि कुछ प्लास्टिक उत्पादन में केवल 9% में ही पुनर्चक्रण कर सकते हैं, ऐसे करके। और यहाँ पर समुद्र की सतह पर 90% अधिक प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है, ऐसे करके पूरा घुमा के बना दोगे। जैसे कि 5-6 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बना दोगे ऐसा, या तो ऐसे करके बना दोगे, ऐसा 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 ऐसे 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 करके, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ इधर एक, इधर इधर, ऐसे करके एक पूरा पिक्चर बन जाएगा, अंदर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में। राइट, अमीबा बन गया पूरा। आगे आते हैं, माइक्रो प्लास्टिक के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ये क्या है, ये स्थायी और अत्यधिक गतिशील होते हैं, उन्हें पर्यावरण से हटाना बहुत कठिन है। इनकी पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के मध्य अनुपात उच्च होने के कारण अधिक प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं और प्रदूषण के प्रति अधिक प्रवण हो जाते हैं। समय के साथ साथ जल निकायों को एकत्रित होते रहते हैं
और माइक्रोप्लास्टिक के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक और यहाँ पर द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक क्या क्या है आप इन पर देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट बना सकते हो, लिख सकते हो। माइक्रोप्लास्टिक के प्रकार और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। आगे यहाँ पर प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए भारत में कुछ पहल शुरू की गई थी, जैसे कि यहाँ पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 ये किया गया था, और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 को लेकर के यहाँ पर ये कुछ सुधार करते हैं। राइट, प्लास्टिक प्रबंधन संशोधन 2021 को लेकर कैरी बैग मोटाई की सीमा में वृद्धि की गई थी और 30 सितंबर 2021 से इसकी सीमा 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई, जबकि 31 दिसंबर 2022 को यह सीमा 120 माइक्रोन तक बढ़ा दी गई है। अनिवार्य जूट पैकेजिंग में क्या शामिल होगा, राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट की रिपोर्ट है जो ये कैसे संबंधित होगी, आ नहीं सके तो ये सब जो पॉइंट हैं की पॉइंट करके आप यहाँ पर कैसे लिखोगे। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में शुरू की गई पहले, ऐसे करके लिखा लाइन से और ऐसे करके एक लाइन बना ली, यहाँ से इसका पॉइंट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सब पॉइंट लिखो, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर उसका हेडिंग डाल दो, पढ़ने में तो अच्छा लगेगा, साथ में देखने में भी अच्छा लगेगा क्या क्या लिखा है। राइट, ऐसे करके एक ब्लैक से लिखो, एक ब्लू से लिखो, ब्लैक से ब्लू से, मुश्किल से 15 मिनट में या आपका 10 मिनट में पूरा लिख जाएगा। और जब आप पढ़ोगे शाम को इसको एक बार रीडिंग मारोगे अपने नोट्स को तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में कि चलो हाँ मैंने यहाँ पर समराइज किया है। राइट, तो PT65 मैगजीन और नोट्स दोनों अपने पास यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कल मुझे मैसेज किया, कमेंट किया, मतलब टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर यहाँ पर जो PT65 आप क्वेश्चन करा रहे हो वो क्वेश्चन ही सफिशियंट है या मैगजीन यहाँ पर इसको मतलब नहीं पढ़ना है, मैगजीन के यहाँ से हटाना है। नहीं, तो मैंने यहाँ पर मना किया कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही साथ में मैगजीन भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने इस पर क्वेश्चन कवर किया, एक क्वेश्चन बनाया, कुछ चीज़ यहाँ पे छूट गई तो वो आपको नहीं कवर पाएंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी रहेंगी। तो इस वजह से PT65 मैगजीन आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं कुछ यहाँ पर सुर्खी में रहने वाले कुछ यहाँ पर शब्दावली हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, इंडियोनेला सैकेंसिस, ये क्या है ये देख सकते हो। यहाँ पर इन्हें प्लास्टिक खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बोतलें, फूड पैकेजिंग में उपयोग होने वाले पॉलीएथिलीन और टेरिफ्थलेट, इनको एकीकृत कर सकते हैं। ठीक है, आगे पॉलीएथिलीन, टेरिफ्लेटेट ये क्या है ये देख सकते हो। ठीक है, पॉलीस्टाइलिन ये क्या है, तो छोटा छोटा की पॉइंट करके नोट्स बना सकते हो इसके भी। आगे आते हैं थैलेट्स यहाँ पर इसको ये यहाँ पर देखो, ये क्या, इसके 2 पॉइंट्स सिर्फ आप पढ़ते हो, जैसे कि एक यहाँ पर ये क्या है, रंगीन और गंधहीन और तैलीय तरल पदार्थ होते हैं, जिसे यहाँ पर प्लास्टिसाइजर भी कहा जाता है। उसे यहाँ पर ये प्लास्टिक की सतह पर स्थायी रूप से नहीं जुड़ते हैं, जिन पर उन्हें लगाया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें कर सकते हो इसकी, जैसे उपयोग इसका क्या होगा, औषधि और यहाँ पर चिकित्सीय उपकरण जैसे मेडिकल ट्यूबिंग के रूप में, फूड पैकेजिंग के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर सकते हो। आगे आते हैं टॉपिक 3.2 वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को लेकर के देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो एयर पोल्यूशन को लेकर के यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स जो सिस्टम है, एक्शन प्लान है, इसको लेकर के मैंने क्वेश्चन ही बनाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इस बार, क्योंकि दिल्ली के एक स्तर पर आधारित यहाँ पर आपातकालीन प्रक्रिया तंत्र को लेकर के यहाँ पर कार्यान्वयन इसका किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे MC मेहता भारत बनाम संघवाद को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसे केवल स्तर पर आधार पर इसे निम्नलिखित 4 विभागों में या 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, चरणों में। पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ। देखो पहले स्टेज में यहाँ पर खराब श्रेणी 1/201 से 300, 301 से 400 और अगला 401 से 450 और 451 से आगे तक जो भी दिल्ली का कल था करीब 500 था, जो लास्ट वाला था ये, है ना। तो यहाँ पर ग्रेप 4 यहाँ पर लग सकता था, है ना। फिर से यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा है। तो देखो यह है क्या, भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति को है ये यहाँ पर IQAir वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जारी करता है। विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में, ये कुछ की पॉइंट हैं इसके। और बर्नीहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित विश्व का सबसे दूषित प्रदूषित शहर है। ठीक है, और दिल्ली में लगातार 6ठे वर्ष विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सामने आया है। तो ये सब बातें याद रखना है। आगे देखते हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन भी कर सकते हो PT65 में। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय दिए गए, जैसे कि यहाँ पर वाहन उत्सर्जन में नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, इथेनॉल मिश्रित यहाँ पर पेट्रोल के और संक्रमण होना चाहिए इसका, राइट। और वायु गुणवत्ता निगरानी को लेकर डेटा सिस्टम लागू करना चाहिए।
आगे आते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और यहाँ पर आसपास के जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसके बारे में उत्पत्ति कब हुई थी, नोडल मंत्रालय क्या है, भूमिका क्या है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे। बस 4 बात लिखनी और इसका हेडक्वार्टर लिखने का है, 5 बातें छोटे छोटे पॉइंट में, इतना बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा। क्या पर इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका होगी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश का जैसे नोएडा साइड का एरिया है उसमें वायु गुणवत्ता सुरक्षा के सुधार के लिए उपाय करना, ऐसे करके आप लिख सकते हो इसको। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है, ये क्या है, इसकी श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 में यहाँ पर ये पुरस्कार कुल यहाँ पर 130 NCAP शहरों को लेकर 11 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता शहरों में शामिल जो सम्मानित किए गए इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, श्रेणी में कौन कौन से देश रखे गए श्रेणी 1 में, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ठीक है। 2 में कौन से, 3 लाख से 10 लाख तक के, ये आगे यहाँ पर है। श्रेणी 1 जो है 1 to 3, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी, पहला यहाँ पर स्थान इंदौर का, दूसरा जबलपुर, तीसरा आगरा और सूरत को मिला हुआ है फर्स्ट श्रेणी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। शहरों की रैंकिंग में यहाँ पर विभिन्न मापदंड आधारित हैं, जैसे कि यहाँ पर बायोमास, ठोस नागरिकता, नगर पालिका, अपशिष्ट प्रबंधन का दहन करना, सड़क की यहाँ पर धूल है, ठीक है ये, और यहाँ पर निर्माण और विध्वंस निकलने वाले धूल, वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है, उद्योगों में होने वाला उत्सर्जन, IEC सूचना शिक्षा पर और यहाँ पर संचार गतिविधियाँ, PM10 सांद्रता में सुधार में वृद्धि। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कुछ इसकी जो शहरों की रैंकिंग को लेकर के विभिन्न मापदंड आधारित होंगे। आगे आते हैं, राष्ट्रीय वायु स्वच्छ गुणवत्ता जो कार्यक्रम है NCAP, इसके बारे में यहाँ पर है, ये उत्पत्ति केंद्रीय जो पर्यटन, केंद्रीय पर्यावरण और यहाँ पर वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। सेकेंड है, इसका उद्देश्य यहाँ पर है कि वर्ष जो लक्ष्य है इसका 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 131 शहरों को लेकर के यहाँ पर इसमें शामिल करना और उसकी वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। इसका लक्ष्य होगा PM10 के स्तर को 2019-20 के स्तर से 2025-26 तक 40% तक कम करना और राष्ट्रीय प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानक में जो 60 mg पर मीटर क्यूब को लेकर के इसको हटाना। आगे यहाँ पर है, इसका क्रियान्वयन निकाय क्या होगा ये यहाँ पर दे रखा है, और प्रेरणा यहाँ पर ये क्या है पोर्टल, ये भी देखना है आपको, ठीक है। एरोसोल है, यहाँ पर एरोसोल में दे रखा है कि एरोसोल के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या प्रकार हो सकते हैं, गौड़ एरोसोल, प्राथमिक एरोसोल, ठीक है। और एरोसोल के कुछ प्रभाव जैसे कि जलवायु और मौसम पर प्रभाव क्या हो सकता है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका, राइट, और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि कैसे हो सकती है, और टोमी इफेक्ट क्या होता है। देखो टोमी इफेक्ट यह बताता है कि यहाँ पर कैसे बढ़े हुए यहाँ पर मानव जनित एरोसोल उत्सर्जन को बादलों को अधिक चमकदार बना देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एरोसोल अधिक छोटी बूंदों का निर्माण करके जो यहाँ पर अधिक सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करती हैं और जलवायु को ठंडा करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एरोसोल के प्रकार के बारे में, एरोसोल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोलेगा गौण एरोसोल ये रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से वे कण होते हैं जो सीधे उत्सर्जित होते हैं, उदाहरण के लिए समुद्री लवण, वो धुआं, धूल, ये सब। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आधा स्टेटमेंट इसका लिया, आधा इसका ले लिया आंसर, तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, एरोसोल जो होता है ये जलवायु और मौसम जो प्रभाव होते हैं उसको लेकर के सूर्य के प्रकाश बिखेरते हैं और अवशोषित करने के लिए इसमें स्थानीय स्तर पर तापमान ठंडा और गर्म कर सकते हैं। ये बात सही हो जाएगी। इस पर यहाँ पर जो एरोसोल होता है इस पर प्लास्टिक पर्यावरण पर जो प्रभाव है वो काफ़ी देखने को मिलता है और अमेजन वर्षावन की उर्वरता के लेकर के यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बता सकता है, तो ये भी बात सही है। इसमें यहाँ पर बोलेगा एरोसोल को लेकर के यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन में वृद्धि जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं, तो एकदम करेक्ट है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। आगे यहाँ पर है संबंधित यहाँ पर तत्शहरी वायु मंदन प्रभाव, जैसे यहाँ पर शहरी मंदन प्रभाव के बारे में, ये प्रभाव शहरों से बनी ऊंची जो इमारत हैं उसकी संरचनाओं के कारण धरातली पवनों मंद पड़ने से उत्पन्न होता है और ये अदृश्य अवरोध पैदा करते हैं और दूर जाने की ओर पर धूल प्रदूषक की सतह जो शहर उसमें प्रवेश करने की गति को कम कर देती है। शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप उत्तर पश्चिम जो उत्तरी सिंधु गंगा मैदान है उसके 43% शहरों में अपने आसपास के ग्रामीण जो क्षेत्रों की तुलना में एरोसोल का स्तर कम कर सकती है, ठीक है, याद रखना। इसका कारण है कि यहाँ पर शहरी अवसंरचना जैसे इमारत, सड़कें हवा के साथ साथ बहकर अपने एरोसोल को प्रदूषण के विरुद्ध पर कर देती है। तो यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं पूछेगा, लेकिन आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या यहाँ पर है, ठीक है। ऊपर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया था। की पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हो इसके बारे में कि शहरी वायु
मंथन के प्रभाव के बारे में पॉइंट करके नोट कर सकते हो। आगे आते हैं, जल प्रदूषण संरक्षण। इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा जल जो प्रदूषित यहां पर है खंड, सीपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति के जो देश है उसके यहाँ पर जलीय संसाधन गुणवत्ता के आकलन करने के लिए यहाँ पर इसे संचालित करता है। सीपीसीबी ने देश के जो प्रदूषित नदी खंड है उसकी पहचान की प्रक्रिया 2009 से शुरू की थी। और नदी प्रदूषित खंड के बारे में यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर नदी प्रदूषित जो खंड प्रदूषित है इसमें नदी जो है इसके अफवाह में मार्ग के 2 या 2 से अधिक स्थान जो अपन निरंतर क्रम में स्थित होते हैं या उन्हें एक खंड के रूप में चिन्हित किया जाता है उसे प्रदूषित नदी खंड माना जाएगा। मापदंड क्या होता है, वे नदी जहां बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी 3 मिलीग्राम से प्रति लीटर से अधिक हो उन्हें सीपीसीबी प्रदूषित नदी खंड के रूप में पहचाना जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बीओडी में जल की गुणवत्ता का आकलन प्रमुख संकेतक होता है और ये ऑर्गेनिक पदार्थ विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। इतना आपको नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर नदी प्रदूषित खंड के बारे में विचार करना है। जो बीओडी जल की गुणवत्ता में आकलन एक प्रमुख संकेतक होता है इसका, ये ऑर्गेनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। पहली बात से हो जाएगी। दूसरी बात बोलेगा कि यहाँ पर इनका जो मापदंड होता है, नदी प्रदूषित खंड का जो मापदंड है ये बीओडी है। बीओडी के 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, उन्हें सीपीसीबी नहीं प्रदूषित मतलब उन्हें सीपीसीबी प्रदूषित नदी के रूप में पहचाना जाता है। तो गलत होगा क्योंकि 3 से अधिक बोला है ना। तो ऐसे करके स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर है ये कुछ एक एक लाइन की बात दे रखी है, जैसे यहाँ पर श्रेणियाँ क्या है इनकी, ठीक है। और इनके प्रदूषित खंड क्या देश भर में 32 राज्य और यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों में 271 नदियों में 645 में से 296 प्रदूषित नदी खंड पाए गए। और प्रदूषित नदी खंड की जो संख्या है 2018 में 351 थी, 351 थी, जो 2025 में घटकर 296 हो गई। काफ़ी अच्छा है ना। भौगोलिक वितरण महाराष्ट्र में अब भी सबसे अधिक यहाँ पर 54 प्रदूषित नदी खंड है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो प्रदूषित नदी खंड है उसकी संख्या में हाल ही में अभी वृद्धि देखी गई है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि कमी देखी गई है। यहाँ पर मैं बताया ना कितना 351 से 296 हो गई है, राइट। और ये बोलेगा कि महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में अभी भी यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर प्रदूषित नदी खंड है। यह बोल देगा कि उत्तर प्रदेश बोल देगा, है ना, या कोई और सिटी बोल देगा कि इसमें सबसे अधिक यहाँ पर प्रदूषित नदी खंड है, राइट। तो याद रखना है। आगे आते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी इंपॉर्टेंट है। सीपीसीबी यहाँ पर जो संस्था है हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, कार्य होता है नदी और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, जल प्रदूषण को नियंत्रण को निवारण को देखरेख करना और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मंत्रालय की तकनीकी सेवाएं प्रदान करना। 3 इसके क्या होते हैं, प्रमुख कार्य होते हैं। मंत्रालय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका मंत्रालय होगा, ठीक है। उत्पत्ति यहाँ पर ये, राइट। और इसके कुछ प्रमुख पहले हैं जैसे कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर ये अपना आकलन करेगा, राइट। बस 2-3 बातें आपको याद रखनी है इसकी। आगे यहाँ पर है, बस ये नहीं पढ़ना है कुछ, इसको हटाना है। आगे टॉपिक यहां से आपका विलवणीकरण जो प्रौद्योगिकियां होती हैं, इसमें यहाँ पर कुछ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। जैसे कि यहाँ पर थर्मल प्रौद्योगिकी और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी है। जैसे कि यहाँ पर इसमें खारे पानी को गर्म करके संघनित वाष्प को एकत्र करके शुद्ध पेयजल में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उपयोग यहाँ पर मुख्य रूप से समुद्री जल विलवणीकरण के लिए, राइट। और ये जल में घुलित ठोस जो पदार्थ है उसके छानने के लिए जल का पंप के जरिए यहाँ पर इससे गुजारा जाता है, मुख्य रूप से लवणीकरण झीलों के विलवणीकरण के लिए। तो यहाँ पर 2 बात आप लिख सकते हो, मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी कैसे यहाँ पर इस सिद्धांत को फॉलो करेंगी और थर्मल प्रौद्योगिकी कैसे फॉलो करेंगी, राइट। और यहाँ पर इसमें लिख सकते हो इसका गुण क्या होंगे। गुण में लवणता की सांद्रता अधिक कम करने की क्षमता होती है इसमें, है ना। और कोयले जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें उच्च लागत आती है, इसलिए खारे पानी के विलवणीकरण के लिए इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। तो इसका अवगुण है, ठीक है। गुण यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो लवणता की सांद्रता को अधिकतम कम कर देगा और मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी की तुलना में कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसकी, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं विविध
जो ऊपर मैंने बताया सिर्फ उतना ही रीड करना है, बाकी आप अपने मन से कुछ और रीड नहीं करना है, क्योंकि डेटा आपके पास बहुत है एनवायरनमेंट का, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी नहीं कि क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनाएगा एनवायरनमेंट से, सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन बनेगा, तो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो। यहाँ पर विविध में दे रखा है, यहाँ पर उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण, इसमें यहाँ पर सीपीसीबी का कुछ दे रखा है, देखते जो इंपॉर्टेंट हमारे होगा वो पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर देखो क्षेत्रों की मौजूदा श्रेणी दे रखी है, क्या क्या इसकी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर लाल, नारंगी, हरी, सफ़ेद और नीली। इनमें से यहाँ पर जो परिस्थितियाँ दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर मान लो नारंगी है, इसका ईंट निर्माण और ड्राई सेल, कोयला, धुलाई इकाइयाँ यहाँ पर इसमें क्या शामिल होती हैं, है ना, इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर ये सब स्थिति याद कर सकते हैं, कौन से कलर की क्या स्थिति है इनकी। आगे और देखते हैं। और ये ऊपर ये जो टॉपिक दे रखा है ना, ये सब छोड़ना है आपको, है ना, ये हटाना है। ये सिर्फ यहाँ पर क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति है, ये एक बार आप लिख सकते हो इनको। आगे यहाँ पर है इसकी पृष्ठभूमि थी, जो पृष्ठभूमि इसकी शुरुआत 1989 में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दून घाटी उत्तराखंड सूचना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं हटाते हैं इसको भी। दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम घोषित किए गए थे, जिसमें कोई आप पॉइंट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी टॉपिक यहाँ से हटाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है 365 को एमसीक्यूज उसमें, ठीक है। क्वेश्चन ना बनते हुए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिससे क्वेश्चन नहीं भी बन सकता था, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं टॉपिक यहाँ से छोड़ रहा हूँ, राइट। क्योंकि आपसे कुछ खास यहाँ पे टॉपिक, वहाँ पे क्वेश्चन बनाया मैंने, कुछ खास इंपॉर्टेंट वहाँ से भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट जो हैं उसको लेकर के सीमा पर संचलन है, संशोधन हैजार्डस एंड यहाँ पर जो अदर वेस्ट मैनेजमेंट है, ट्रीटी अमेंडमेंट रूल 2025, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर ये है, ये ईपीआर के तहत एक नीतिगत दृष्टिकोण है जो उत्पादक, ठीक है, जो उत्पादक और यहाँ पर पैकेजिंग के उपयोग को लेकर के अवधि समाप्त होने के प्रबंधन का दायित्व करता है। और भारत में ईपीआर की अवधारणा की शुरुआत ई अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग 2011 से हुई थी। लाभ क्या होगा या इसके लक्ष्य क्या होंगे? प्रत्येक उत्पादक पुनर्चक्रण संबंधी जो पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, और 26-27 के बीच में 10% से होकर 2032 तक 32 से 33 तक बढ़कर 75% यहाँ पर ये हो जाएगा लक्ष्य इसका। ये टारगेट थोड़ा सा नोट कर सकते हो। और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो होता है, ये पोर्टल के माध्यम से ईपीआर प्रमाण पत्र जारी करेगा, और ईपीआर प्रमाण पत्र की वैधता जो होती है, ये अवधि इसके जारी होने के वाले वित्तीय वर्ष में समाप्त होने के 2 वर्ष बाद होगी। तो ये 4 पॉइंट ये और 1-2 पॉइंट ये इसके रीड कर सकते हो ईपीआर के, ठीक है। ईपीआर यहाँ पर क्या है? ईपीआर आपका विस्तारित उत्तरदायित्व, यहाँ पर उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, हैं यहाँ पर वायु प्रदूषण और यहाँ पर स्वास्थ्य, WHO जो वैश्विक सम्मेलन है उसको लेकर के, इसका आयोजन WHO और कोलंबिया एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसके मौसम विज्ञान संगठन जैसे यहाँ पर घटनाएं, मतलब जो एजेंसी थी उसको मिलकर यहाँ पर साथ में किया गया था। इसका उद्देश्य कि स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यहाँ पर कार्रवाइयों में तेजी से लाना इसको, और मुख्य उपलब्धियों में से 50 से अधिक देशों में वायु जो प्रदूषण है उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर 2040 तक 50% तक कम करने का साझा प्रतिबद्धता व्यक्त करना। और भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लक्षित उपायों को माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अपनी रिपोर्ट प्रतिबद्धता से दोहराई है। तो कुछ की पॉइंट यहाँ पे इसके नोट कर सकते हो। कैसे लिखोगे? वायु प्रदूषण पर WHO की जो वैश्विक सम्मेलन है उसको लेकर के 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट ऐसे करके नोट कर लोगे आप। आगे स्मोक ईटिंग टेक्नोलॉजी, दिल्ली सरकार द्वारा सड़कों पर स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग के उपयोग करके अध्ययन को आदेश दिया गया है। उद्देश्य क्या होगा इसका? सार्वजनिक स्थलों पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हर हानिकारक जो हाइड्रोकार्बन है इसकी मात्रा को कम करके और जल जो गुणवत्ता है उसकी सुधार करना, ठीक है। और फोटो कैटालिक जो क्रियाविधि है इसको देखना, और इसमें समानता फोटो कैटालिटिस के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग्स का उपयोग किया जाएगा। ये कुछ खास नहीं है, इसको हटाते हैं। आगे आते हैं। ग्लोबल आउटलुक जो है काउंसिल फॉर ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, ये दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति जिसे यहाँ पर G20 प्रेसिडेंशियल लेगेसी में इनिशिएटिव रूप में लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। ये ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा एक प्रमुख स्तंभ होगा। GWP जो है एक बहुहितधारक कार्बन नेटवर्क है और एक अंतर सरकारी संगठन है। ये एक संगठन जल संसाधनों को न्यायसंगत को लेकर के प्रबंधन के रूप में काम करेगा।
ठीक है। और ये विश्व भर में जल सुरक्षा और निवेश को लेकर के राजनीतिक समर्थन पर वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय फोरम के रूप में काम करेगा। तो 2-3 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, ठीक है। और यहाँ पर 2030 तक जल सुरक्षा के लिए $15 बिलियन जुटाना है, राइट। ये डेटा आपसे घुमा सकता है जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो। आगे देखते हैं, रिवर सिटीज अलायंस स्वच्छ गंगा मिशन जो है, रिवर सिटीज अलायंस जो है, इसके तहत यहाँ पर 2025 में कार्य योजना की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में नदी केंद्रित शहरी नियोजन मुख्य धारा को मिलाना इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। ये जल शक्ति मंत्रालय तथा आवासन शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल होगी। रिवर सिटीज अलायंस में 145 शहर यहाँ पर शामिल हैं, जो यहाँ पर कोई भी नदी, शहर और किसी भी समय रिवर सिटीज अलायंस में शामिल हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाते हैं इसको, ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको ये। आगे देखते हैं, और डंप साइट रिमेडिएशन। हाँ देखो, डंप साइट का ये चीज़ तो नहीं पढ़नी है आपको इतनी, कुछ यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट नीचे लिखे हैं, ये आपको रीड कर लें। जैसे कि यहाँ पर भारत में डंप साइट का प्रबंधन जो होता है, ये प्रमुख उत्सर्जन और प्रदूषण की जो चिंताएं होती हैं उसको लेकर के, जैसे यहाँ पर निच्छालन है, ये डंप साइट के अपशिष्ट के नीचे के निकालने के बाद एक प्रदूषित तरल पदार्थ होता है। और लैंडफिल गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है, जो ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में अपशिष्ट सड़ने से बचाता है। और यहाँ पर प्रमुख इनकी प्रौद्योगिकियाँ है, बायोकैपिंग, डंप साइट को अपशिष्ट स्थल से एक हरित क्षेत्र जैसे कि यहाँ पर पार्क में बदलना, जैव खनन, बायोमाइनिंग और सूक्ष्म जीव की मदद अपशिष्ट से आर्थिक रूप से उपयोगी पदार्थ निकालना। तो ये करीब आप 3 से 4 पॉइंट इसके डंप साइट के प्रबंधन के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो क्रियान्वयन है मंत्रालय केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय होगा। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, ये छूट गई थी ना, इसको पढ़ना है। और पात्रता क्या होगा, सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिसमें यहाँ पर लेगेसी वेस्ट से जुड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही थी, और इस कार्यक्रम के तहत 45,000 मीट्रिक टन से अधिक लेगेसी वेस्ट स्थलों की प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ से उठाना है और यहाँ तक पॉइंट आपको कवर करना है, ठीक है। आगे आते हैं, सुर्खी मरैया पर कुछ अवधारणाएं, जैसे कि देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ उनको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये तो नहीं है, द्वितीयक प्रदूषक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। देखो, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति वातावरण प्राथमिक प्रदूषक को आपस में, ये प्राथमिक प्रदूषक के अन्य वायुमंडल के घटक के बीच होने वाले जो रासायनिक या भौतिक क्रिया होती है उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्रोत क्या होंगे, प्राथमिक प्रदूषक सूर्य प्रकाश और वायुमंडलीय परिस्थितियाँ हो सकती हैं। उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल इसका ओजोन O3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, द्वितीयक प्रदूषक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। द्वितीयक प्रदूषक में यहाँ पर ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये सब इसमें शामिल होती है। तो क्या गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 3 जो है वो 3 आपको याद रखनी है। पहली बात तो गलत हो गई। सेकंड बात क्या पूछेगा, सेकंड बोलेगा इसमें प्राथमिक इसमें यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक के रूप में सूर्य का प्रकाश और वायुमंडलीय परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्राथमिक प्रदूषक के रूप में देखी जाएंगी, ठीक है, याद रखना है। 2 पॉइंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे विषाक्त और भारी धातुएं, इसको लेकर के देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, भारी धातुएं मेटलाइट्स अविघटनीय होती हैं, ठीक है, जो 10 की समय मानस में मिट्टियों में संतुष्ट होती हैं। ये नहीं पढ़ना है, हटाते हैं। उपस्थिति, हाँ, इनकी उपस्थिति जो होती है, देखो यहाँ पर बोलेगा कि जो भारी धातुएं होती है इनकी उपस्थिति ये पृथ्वी की भूपर्पटी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। पहली बात इंपॉर्टेंट है। प्रदूषक के स्रोत हो गए यहाँ पर, जैसे कि मिट्टी, मूल की सामग्री, ज्वालामुखी उत्सर्जन और यहाँ पर जो पवन अपर्दन है उससे होने वाला वायुमंडलीय परिवहन, धातु आधारित औद्योगिक गतिविधियाँ, ठीक है, जैसे गलाना, खनन करना, फाउंड्री, धातु का रिसाव, कृषि, ये सब यहाँ पर इसमें इसके प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, या फिर इनकी औद्योगिक क्या गतिविधियाँ हो सकती है। प्रभाव क्या होगा इससे, इसमें कैडमियम, सीसा, आर्सेनिक जो होता है, कैडमियम जैसे यहाँ पर एक संभावित मानव कैंसर के रोग, हड्डी की जो क्षति फेफड़े इसका कैंसर हो सकता है, ठीक है। और इससे सीसे से क्या हो सकता है प्रभाव, कि यहाँ पर भ्रूण है उसका विकास तंत्रिका व्यवहार की तरह प्रभाव हो सकता है। आर्सेनिक पे ये कार्बनिक रूप से अत्यंत विषैला और दीर्घकालिक संपर्क में संज्ञात्मक विकास प्रभावित हो सकता है इससे, और जो कैंसर, त्वचा घाव, ये सब यहाँ पर इसमें मधुमेह का कारण भी बन सकते हैं। तो कुछ इसके प्रभाव लिख सकते हो आप कि यहाँ पर जो भारी धातु है इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये प्रभाव लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या स्रोत हैं इसके, क्या उपस्थिति थी, तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। भारी धातुओं के बीच जो भारी धातु हैं इनका परमाणु भार 63.5 से 200.6 के बीच यहाँ पर होता है, और ये घन 4000 किलोग्राम घन पर मीटर से अधिक होता है। उदाहरण के लिए जिंक, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, सीसा,
क्रोमियम, राइट। ये पॉइंट यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर के ये काफ़ी पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ तक पूरे। क्या अभी आप अगर PT65 जो मैगजीन, इसी में आप नोट्स बनाते हो साइड में, तो नोट्स बना सकते हो इसी में ही। अगर लिखना है तो आप पॉइंट करके छोटा छोटा पॉइंट को लिख भी सकते हो, ठीक है। याद रखना चाहिए कि जो मैगजीन है ये एग्जाम टाइम पे आपको एक बार फिर से दोहराना रहेगा अगर आप मैगजीन में ही लिखते हो तो, ठीक है। ध्यान रखना है पॉइंट को। आगे आते हैं, बाकी मैं एक बार मैगजीन अभी स्टार्ट कराऊंगा। डेली टारगेट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ टाइम में। डेली टारगेट मैं आपको रोज टारगेट दूंगा, क्या क्या चीज़ें पढ़नी, उसमें आपको मैगजीन के जो टॉपिक हैं सब दोहराऊंगा, मतलब याद करवाऊंगा। दोहराना मतलब याद कराना कि यहाँ पर EGF के टॉपिक, ये सब टॉपिक को पढ़ो, याद करो, है ना। टॉपिक आपको दूंगा तो एक बार वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा ये। अब इस वजह से मैं लेट थोड़ा स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब तक 1-2 PT65 यहाँ पर खत्म हो जाए मैगजीन, तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। आगे आते हैं, पर एंड परिफ्लोरो एल्काइल, ये क्या है देखते हैं। ये देखो, ये ऐसे यहाँ पर रसायन है जिसमें कार्बन फ्लोरीन CF बॉन्ड बहुत अधिक मजबूत होता है और आसानी से नष्ट नहीं होता है। ये रासायनिक ग्रीस, तेल, पानी उच्च तापमान वाले सामना करने में अक्षम होते हैं, ठीक है, ये सक्षम होते हैं। और उपयोग क्या होता है इनका उपयोग यहाँ पर कुकवेयर, फूड पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग उपकरण, कपड़े, पेंट्स, फोम, सब में कर सकते हैं। तो यहाँ पर PFS के बारे में इतनी बातें पॉइंट करके याद करनी है आपको। ग्रीन पटाखे, यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स है, उसके बारे में ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो किसका किसका उपयोग यहाँ पर होता है और किसका, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। ग्रीन पटाखे तो नहीं, हमेशा चेंज होता रहेगा उसका पॉइंट। तो ग्रीन पटाखे के बारे में आपको यहाँ से नोट करना है और लिखना है खुद से, ठीक है, या इनको आपको खुद से पढ़ना है। आपका दूसरा टॉपिक है, ये आपको यहाँ से घर से पढ़ना है। एक मैंने टॉपिक ऊपर भी दिया था आपको, इसको पढ़ के कुछ की पॉइंट अपने नोट्स बनाने हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है, इसके बारे में। इस तकनीक में कोयला आधारित यहाँ पर बिजली संयंत्र उत्सर्जित यहाँ पर गैसों का सल्फर डाइऑक्साइड में वायुमंडल में उत्सर्जित जो है उससे पहले से हटा दिया जाता है, और इसमें एल्कलाइन अभिक्रिया विधि द्वारा सोडियम या कैल्शियम आधारित क्षारीय रसायन का इस्तेमाल करने के लिए स्क्रबिंग है उस तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 बात याद रखनी है। और देखते हैं, और FGD की यहाँ पर कुछ प्रणाली है इसके प्रकार, जैसे कि यहाँ पर ड्राई सोबरेट जो इंजेक्शन है, वेट लाइमस्टोन बेस्ड है, और सी वाटर पेस्ट आदि यहाँ पर इसकी कुछ कार्य प्रणालियाँ हैं। आगे पूछेगा नहीं वैसे पेपर में, ताश ट्रेपेजियम जोन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से यहाँ पर समय समय पर TTZ के लिए आदेश जारी किए हैं, है ना। यहाँ पर देखो ताज जो ट्रेपेजियम जोन है, इसकी अवस्थिति ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल स्मारक के चारों ओर यहाँ पर ट्रेपेजियम जो या समलंब चतुर्भुज है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम को। ये लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित क्षेत्र है। इस अधिसूचित क्षेत्र का जो उद्देश्य है, प्रदूषण ताजमहल को बेरंग होने से बचाता है। कवरेज क्या होगा इस क्षेत्र में, जोन में यूनेस्को की सूची में शामिल 3 विश्व के धरोहर स्थल शामिल है उसमें, जैसे ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी, राइट। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ताज ट्रेपेजियम जोन को निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया है, और इनकी जो श्रेणियां हैं इसमें TTZ क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज व्हाइट जोन में सूचीबद्ध किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में रीड कर सकते हो, ताज ट्रेपेजियम जोन है इसके बारे में। 4 ही पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं चारों पॉइंट। ये क्या लिखोगे आप नोट्स अगर बनाओगे तो, ताज ट्रेपेजियम जोन 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। पारावाणी प्रवाह, ये क्या है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जल की वह मात्रा समय पर यहाँ पर गुणवत्ता के साथ ताजे पानी की पारिस्थितिक तंत्र में जो उस पर निर्भर रहने के लिए लोगों हैं उसके जीविका को बनाए रखता है, आवश्यक होगा उसके लिए। और लाभ क्या होगा इसका, नदियों और जो उनके मुहाने उसमें पारिस्थितिक अखंडता बनाए रखना, ठीक है। और बड़े पैमाने पर मानवीय हस्तक्षेप जैसे कि बांधों का निर्माण, प्रदूषण में अतिक्रमण और नदी के पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करना। तो 3 बातें यहाँ से पारावाणी प्रवाह है, इन्वायरमेंटल फ्लो है, उसके बारे में याद करना है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए पारावाणी फ्लो की अवधारणा पेश की गई है, ठीक है। सुर्खियों में रहने वाली कुछ रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं, इसको देख लेते हैं। देखो रिपोर्ट सूचकांक में, जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ में अभी मैंने कल बताया था कि आपको रिपोर्ट सूचकांक मैं एक आपका कुछ लिस्ट बना कर दे दूंगा, और मैंने ये भी बताया था कि जो मिलती रहेंगी रिपोर्ट यहाँ पे आप वो लिखते रहो, जो बचेगी मैं आपको बता दूंगा वहाँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये रिपोर्ट्स है, स्टेट ऑन ग्लोबल एयर रिपोर्ट, ये दूसरा है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो यहाँ पर 2 रिपोर्ट, ये यहाँ पर दोनों रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। और अगला
अगला है यहाँ पर AQLI, मतलब अपडेट द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉइंट इसके भी, इसको लिख सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यहाँ पर इस दिशा निर्देश में बताया कि भारत में रहने वाले लोगों की औसत आयु 3.5 वर्ष बढ़ सकती है यदि वह दिल्ली में ये वृद्धि 8.5 वर्ष करीब सर्वाधिक होगी। दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पर क्षेत्र बना हुआ दिल्ली, मतलब यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो 3.5 वर्ष अगर बढ़ जाएगी आप अगर दिल्ली छोड़ देते हो तो, है ना। मतलब भारत में रहने वाले औसत लोगों का यहाँ पर अब भारत छोड़ दोगे तो 3.5% बढ़ जाएगी, दिल्ली छोड़ दोगे करीब 8 वर्ष यहाँ पर आपको बढ़ सकती है, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर मैं भी कुछ टाइम में दिल्ली छोड़ने वाला हूँ यहाँ से, राइट, तो याद रखना है। और आप भी रहते हो तो यहाँ पर दिल्ली जैसे सिटी में छोड़ के अपना जो होम टाउन है वहाँ पर शिफ्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर इतना पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ सब कुछ होता है, जिस वजह से घर पे रह कर के आप अच्छे से पढ़ाई तैयारी कर सकते हो, राइट। अगर क्लास भी करते हो तो क्लास आपका फिनिश हो गया है ना, तो यहाँ से दिल्ली को लीव करो, छोड़ो यहाँ से, है ना। घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करो, या कहीं बाहर रह के आप जो घर के बाहर रह के लाइब्रेरी ज्वाइन करो, यहाँ पर रह के करो, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन दिल्ली एरिया को छोड़ सकते हो, है ना, कुछ टाइम में भी, क्योंकि इधर फिलहाल 2 साल से बहुत ज़्यादा एकदम खराब स्तर है। अभी आने वाले सालों में स्थिति में बहुत खराब हो जाएगा, मतलब 2027 स्तर तक तो रहने के रोग यहाँ पर होगा ही नहीं, राइट। आगे आते हैं, तो यहाँ पे इतने टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने थे। UNCTAD है अंकटाड जारी करता है यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड अपडेट ऑन मोबाइलिटीज, जो मोबाइलाइजेशन ट्रेड कर्व रिपोर्ट है ये। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, यहाँ से जो टॉपिक था ये खत्म हुए। और जो अगला टॉपिक आएगा अब ये आएगा टॉपिक नंबर 4, सतत विकास। ये हम लोग देखेंगे कल, है ना। अगला जो पार्ट आएगा इसका, उस पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सतत विकास को, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और जो मैं टॉपिक आपको बताया कैसे कैसे चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है ना, वो चीज़ें आप नोट्स बनाओ, पॉइंट करो, हाईलाइट करो मैगजीन को, है ना, वहाँ से अपने की पॉइंट नोट करो। आपको ये सब चीज़ें पूरे दिन में करनी रहेंगी, और इनको रात में चल के आपको फ्री होकर इनको रीड करना है। साथ में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन का एक पेपर जरूर लगाना है रोज, कम से कम 50 प्लस अगर क्वेश्चन कर सकते हो अच्छी बात है, उतने क्वेश्चन आपको जरूर लगाना है। देखो PT60 पे आपको मैं MCQs तो बता ही रहा हूँ, कम से कम 50-60 तो लगा ही रहा हूँ, साथ में टेस्ट पेपर भी आपको लगा के चलना है, ठीक है। तो वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो 2-3 चीज़ आपको यहाँ से रोज फॉलो करनी है। बाकी कुछ रहेगा तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।